हेलो। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स यानी कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, और इन्हीं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स का हमारे ह्यूमन लाइफ में क्या बेनिफिट है, हम इस चैप्टर में इन सभी चीजों से डील करने वाले हैं। अगर आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा तो हमने बैक्टीरियाज में एक टॉपिक पढ़ा था जहां पे डिजीजेस के बारे में डिस्कशन हुआ था। इनफैक्ट क्लास 12 में भी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एक चैप्टर है जहां पे हम डिस्कस करते हैं कि बैक्टीरियाज, प्रोटोजोअन्स, फंगाई और अदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है हमारे पास, उनसे ह्यूमन बॉडीज में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। पर ये चैप्टर एक पॉजिटिव एस्पेक्ट से डील करता है। ये बताता है कि माइक्रोब्स हमारे ह्यूमन वेलफेयर में किस तरह से उपयोगी है, किस तरह से माइक्रोब्स हम ह्यूमंस को अलग अलग फील्ड्स में हेल्प करता है। तो ज्यादा समय ना गवाते हुए सीधा हम जाते हैं इस चैप्टर के बेसिक्स पे और देखते हैं क्या अवेलेबिलिटी है इस चैप्टर में। सबसे पहले चैप्टर का नाम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। बात करें टेबल ऑफ कंटेंट की, क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, तो माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड। क्या माइक्रोब्स हमारे हाउस होल्ड चीजों में उपयोगी है? हाउस होल्ड इन द सेंस खाना पकाने में क्या हेल्प होता है माइक्रोब्स का। माइक्रोब्स हमारे बेवरेजेस में किस तरह से उपयोगी है। डेली के स्टेपल फूड में क्या माइक्रोब्स का कोई रोल है या नहीं है। इसके बाद हम डील करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में किस तरह से यूज होता है। फिर सीवेज ट्रीटमेंट, आजकल के समय में सीवेज एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है और माइक्रोब्स किस तरह से सीवेज से हमें डील करने में हेल्प करता है, हम ये भी पढ़ने वाले इस चैप्टर में। इसके साथ हम पढ़ने वाले बायोगैस प्रोडक्शन। जब फॉसल फ्यूल्स का इतना शॉर्टेज होने लगा है आजकल के समय में, तो क्या बायोगैस एक बेटर ऑल्टरनेटिव है हमारे पास? और अगर है तो क्या बायोगैस हम माइक्रोब्स की मदद से प्रोड्यूस कर सकते हैं? जी हाँ, इन चीजों को भी हम लोग इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और लास्टली दो मेन टॉपिक्स, बायो कंट्रोल एजेंट्स की तरह किस तरह से हम एग्रीकल्चर में, किस तरह से हम अपने प्रोडक्ट, अपने फूड प्रोडक्ट्स को किस तरह से अपने खेतों में माइक्रोब्स को यूज कर सकते हैं जिससे कि हमारा पेस्टिसाइड्स पे जो डिपेंडेंसी है वो कम हो सके। लास्टली बायो फर्टिलाइजर्स, अगेन उसी टॉपिक का एक एक्सटेंशन है जहां पे हम लोग पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इन सब के बदले में किस तरह से माइक्रोब्स को यूज कर सकते हैं। अगर आप एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में ही डील करेंगे तो हमारे पास ये डायग्राम्स दिए हुए हैं। सबसे पहले डायग्राम्स को स्टडी करते हैं हम लोग। हमारे पास सबसे पहला डायग्राम है बैक्टीरिया के बारे में, रॉड शेप बैक्टीरिया। आपको अगर याद हो, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, इसे हम लोग क्या कहते हैं? बैसिलाई। रॉड शेप बैक्टीरिया को बैसिलाई कहा जाता है। अगर राउंड शेप्ड होंगे, अगर आपका शेप कैसा हो जाए बैक्टीरिया का, राउंड हो जाए, तो आप इसे क्या कहते हैं? कॉकस या कोकाई। उसी तरह से हमारे पास एक टिपिकल बैक्टीरिया का डायग्राम दिया हुआ है जहां पे हम देख सकते हैं कि बैक्टीरिया में क्या प्रेजेंट है? फ्लैजिलास प्रेजेंट है जो इसके मोटिलिटी में हेल्प करता है। अगर आप बात करें फ्लैजिला की, तो ये मोटिलिटी में बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। यहाँ पे हमारे पास एक टिपिकल बैक्टीरियोफाज का एग्जांपल दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है। टिपिकल बैक्टीरियोफाज कंटेन्स अ हेड रीजन, एक कॉलर रीजन होता है, और इसके अलावा हमारे पास टेल रीजन होता है जहाँ पे टेल प्लेट में हमारे पास प्रॉन्ग्स अवेलेबल होते हैं। ये अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। प्रॉन्ग्स अगर आपसे पूछा जाए किस में हेल्प करते हैं, तो ये हम बोलेंगे फॉर अटैचमेंट। बैक्टीरियोफाज होते क्या है? तो बैक्टीरियोफाजस बेसिकली दीज आर द वायरसेस व्हिच अटैक ऑन बैक्टीरिया। जो वायरसेस बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफाज कहते हैं। अगले एग्जाम्पल, अगले जो फिगर है एनसीईआरटी में उसे देखते हैं हम लोग। तो कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया हमारे पास यहाँ पे दी हुई है। देखिए वेरियस कॉलोनीज यहाँ पे प्रोड्यूस हुई है बैक्टीरिया की। इसी तरह फंगल कॉलोनी भी हमें दिख रही है जिसपे ये देखिए फंगस की कॉलोनी है। इस पोर्शन से आगे बढ़ते हैं, थ्योरी की तरफ जाते हैं। ये तो हो गया डायग्रामेटिक एस्पेक्ट, अभी भी हमने चैप्टर के बारे में ज्यादा कुछ डील नहीं किया है। अब आया है समय जब हम चैप्टर के बारे में असल में डील करने वाले हैं। सबसे पहले माइक्रोब्स, तो क्या होता है माइक्रोब्स? माइक्रोब्स आर मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम ऑन अर्थ alongside microscopic organisms like plants and animals. They are diverse group of organic they are diverse group of organisms that include protozoa,
बैक्टीरिया, फंगाई एंड माइक्रोस्कोपिक वायरसेस, वायरॉइड्स एंड प्रियॉन। वायरस, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स के बारे में आपने क्लास 11 में पढ़ाई की होगी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नाम के चैप्टर में। यूबिक्यूटस होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। 100 डिग्री के थर्मल वेंट्स हो या हो आपके पास गीजर्स, हर जगह पे आपको वायरस दिख जाते हैं, हर जगह पे आपको बैक्टीरिया दिख जाते हैं, हर जगह पे माइक्रोब्स दिख जाते हैं। हमने पढ़ा भी था कि हमारे पास बैक्टीरिया जो होते हैं ये कॉस्मोपॉलिटन नेचर होते हैं, ये हर जगह आपको दिख जाएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, थर्मो, एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, थर्मो एसिडो, माफ करिएगा, थर्मो एसिडो फिल्स के बारे में। क्या होते हैं ये थर्मो एसिडोफिल्स? वो होते हैं, ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो हाई टेम्परेचर एंड हाई पीएच को भी रेजिस्ट कर ले। माफ करिएगा, हाई पीएच कहना गलत होगा, पीएच में इनका बहुत बड़ा रेंज होता है, बहुत हाई टॉलरेंस रेंज होती है इनके पास। सिमिलरली टेम्परेचर के केस में भी बहुत बड़ा टॉलरेंस का रेंज होता है इनके पास। तो यहीं पे देखिए लास्ट पॉइंट, हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट में भी ये सर्वाइव कर पाते हैं। माइक्रोस्कोपिक इन नेचर, बहुत ही छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोप के मदद से हम इन्हें देख पाते हैं, नेकेड आई से हम इन्हें नहीं देख पाते हैं। कल्चरल, कल्चरेबल, आप वायरस को, आप बैक्टीरियाज को, आप फंगस को, इन सभी को कल्चर कर सकते हैं। बैक्टीरिया एंड फंगस तो बहुत हाई स्केल पे, बहुत बड़े स्केल पे इनका कल्चर किया जाता है। डाइवर्स फॉर्म्स, भिन्न प्रकार के हमें बैक्टीरियाज मिल जाते हैं, भिन्न प्रकार के हमें वायरस मिल जाते हैं। अगर रिसेंट एग्जांपल्स ही देखिए, आप कोविड को याद करिए, कोरोना वायरस जो हमारे पास आया था, उसका हर 1-2 महीने में नया स्ट्रेन आ जा रहा था, तो फॉर्म्स भयंकर तरीके से उसका वेरी कर रहा था। बैक्टीरियाज को आप देखिए तो शेप्स के बेसिस पर हम लोग डिफरेंशिएट कर पाते हैं। इसके अलावा शेप्स में खुद के अरेंजमेंट, स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, ये अलग अलग टाइप के अरेंजमेंट के बेसिस पे कॉलोनीज के फॉर्म में मिल सकते हैं, कभी कभी ये इंडिविजुअल लेवल पर मिल जाते हैं, ये अलग अलग फॉर्म्स में मिल पाते हैं हमें पास। डुअल रोल, रोल क्या है इनका? पैथोजेनिक तो होते ही है, साथ ही साथ बेनिफिशियल भी होते हैं। तो दो रोल्स क्या क्या हो जाएंगे? वन, इट हार्म्स द ह्यूमन, अनदर इट इज हेल्पफुल या बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन रेस। The various ways in which microbes are essential for humans. Household products, घर के चीजों में उपयोग में आता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, सीवेज ट्रीटमेंट जो हमने शुरू में ही बात की थी, बायोगैस प्रोडक्शन, बायो कंट्रोल एजेंट और बायो फर्टिलाइजर्स। सबसे पहला टॉपिक, माइक्रोब इन ह्यूमन हाउस होल्ड। कर्ड प्रोडक्शन, अगर दही खाते हैं आप लोग तो दही जो है वो बैक्टीरिया की ही देन है दोस्तों। लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जिसे हम लोग लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की कैटेगरी में रखते हैं। ये क्या करता है? ये जाके मिल्क में सॉलिड को कोएगुलेट करवाता है, जिससे कि आपके पास कर्ड का फॉर्मेशन हो पाता है। तो याद रखिएगा, कर्ड फॉर्मेशन में लैक्टोबैसिलस बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है। क्या करता है दही? एक्चुअली आप कंज्यूम क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि विटामिन B12, विटामिन B12 की मात्रा जो है ये बढ़ा देता है दूध में। विटामिन B12 की मात्रा इसने दूध में बढ़ा दी है, एंड दस इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन बींग्स। लैब ऑल्सो चेक डिजीज कॉजिंग माइक्रोब इन स्टमक। आपके पेट में, आपके स्टमक में अगर कोई डिजीज कॉजिंग माइक्रोब है, उससे भी आपको राहत दिलवाने का कौन करेगा? लैक्टोबैसिलस या फिर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। फर्मेंटेड फूड, फर्मेंटेशन के द्वारा हम बहुत सारे खाने बनाते हैं। स्पेशली अगर साउथ ऑफ इंडिया आप चले जाएंगे तो इडली, डोसा, ये सारे ही फर्मेंटेड फूड की कैटेगरी में आते हैं। एट द सेम टाइम मेदू वड़ा, उड़द दाल को फर्मेंट करके बनाया जाता है। इडली का बैटर हो, डोसे का बैटर हो, ये किसके द्वारा बनता है? ये आपके राइस को फर्मेंट करके बनता है। टॉडी एक फेमस ड्रिंक है जो कि पाम ट्री के सैप से बनता है, ये भी फर्मेंटेड ड्रिंक होता है। तो फर्मेंटेड ड्रिंक में सबसे बढ़िया हमारे पास जो एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे दिया फर्मेंटेशन का, हमने ब्रेड को लिया है कंसिडरेशन में। अगर आपको बेकिंग पसंद है, आपको बेकिंग के बारे में कुछ भी आइडिया है, तो आपको पता होगा हम लोग ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं वहां पे, जिससे कि हमारा डो जो है फ्लफी बने। डो को फर्मेंट करवाया जाता है, डो में इथेनॉल का प्रोडक्शन करवाया जाता है, और ये कौन करता है? एक ईस्ट यानी कि एक फंगाई करता है। इस फंगाई का नाम क्या है?
इस फंगाई का नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। फंगाई का नाम सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। ये क्या करता है, ये आपके डो को फर्मेंट करवाता है, वहाँ पे CO2 का प्रोडक्शन बढ़वाता है, वहाँ पे इथेनॉल का प्रोडक्शन करवाता है, और इवेंचुअली जो प्रोडक्ट निकल के आता है हमारे पास एक फ्लफी, एक स्मूथ टेक्सचर का डो निकल के आता है। फिर उसी डो को इस्तेमाल करके हम लोग ब्रेड्स बनाते हैं, हम बनाते हैं उससे मफिन्स, अलग अलग तरीके के जितने भी ब्रेड के कैटेगरी में आते हैं खाने, वो सारे के सारे इसी पद्धति, इसी मेथड से बन जाते हैं। ट्रेडिशनल ड्रिंक जिसकी हमने बात की थी पहले ही, टॉडी, वो भी किससे बनता है, वो भी फर्मेंटेशन के द्वारा ही बनता है। फिश, सोयाबीन, बैम्बू, फिश फर्मेंट करके खाया जाता है बहुत जगहों पे। हम अगर आप बंगाली कल्चर देखोगे, शुटकी माछ, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ शुटकी माछ। इनफैक्ट आप चेन्नई, साउथ इंडिया कहीं भी जाएंगे तो आपको छोटे छोटे सूखे सूखे मछली मिलेंगे। जी हाँ, वो सन ड्राइड मछलियाँ होती है, ये मछलियाँ खाई जाती है। इसके अलावा आप जापान में अगर जाते हैं, वो जापानीज क्विजीन में फर्मेंटेड सोयाबीन का बहुत बड़ा कल्चर है। इनफैक्ट नागालैंड, असम, इन सभी रीजन में, आई एम नॉट रॉन्ग, मिजोरम, इन सभी जगहों पे फर्मेंटेड सोयाबीन का एक डिश होता है ओखुनी, वो भी फर्मेंटेड सोयाबीन से ही बनता है। तो यहाँ पे फर्मेंटेशन का बहुत बड़ा रोल है। फर्मेंटेड सोयाबीन कंज्यूम करने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि सोयाबीन थोड़ा डाइजेस्टेबल हो जाता है। मूल फॉर्म में सोयाबीन हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते, पर फर्मेंटेशन के बाद कुछ हद तक उसका डाइजेशन जो है वो बहुत इंप्रूव हो जाता है। और लास्टली बैम्बू शूट्स, भी बैम्बू को भी फर्मेंट करके हमारे नागालैंड वाले कल्चर में या फिर हमारे मिजोरम के कल्चर में बैम्बू का फर्मेंटेशन होता है। बैम्बू फर्मेंट करके हम लोग वेरियस टाइप ऑफ पिकल, जो हम अचार कहते हैं, बैम्बू का अचार, जी हाँ, बांस का अचार बनता है, और ये भी फर्मेंटेशन के द्वारा ही पॉसिबल है। बात करें आगे, चीज प्रोडक्शन, चीज जो कि एक डेलिकेसी है, ये भी कहीं ना कहीं फर्मेंटेशन का ही रिजल्ट है। चीज में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एग्जाम्पल लेने वाले यहाँ पे दो टाइप ऑफ चीज, एक स्विस चीज और एक रॉकफोर्ड चीज। स्विस चीज जो होती है वो किसके द्वारा बनती है, वो आपकी बन जाती है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी से। किसके द्वारा बनता है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। और बायोलॉजिकल सिस्टम के हिसाब से इसे हमें अंडरलाइन कर देना चाहिए। अगला एक और एग्जाम्पल है जिसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम जो है एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, पर हम अपने सहूलियत के लिए लिख लेते हैं इस चीज को। रॉकफोर्ड चीज जो कि राइपेंड होता है, किसके द्वारा, एक फंगस के द्वारा, जिसके चलते उसका एक यूनिक जो टेस्ट आता है वो डेवलप हो पाता है इसी फंगाई के चलते। और इस फंगाई का नाम है पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई। पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई। चीज का जो अलग टेक्सचर है, चीज का जो टेस्ट है, ये किसके द्वारा आता है, ये उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बदौलत से आता है जिसे हम यूज करते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस में। चीज के प्रोडक्शन में जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल है, वही उसे एक डिस्टिंक्ट टेस्ट, डिस्टिंक्ट टेक्सचर और डिस्टिंक्ट फ्लेवर देता है। इन समरी अगर बात करें तो माइक्रोब्स आर एसेंशियल इन प्रिपरेशन ऑफ मेनी हाउस होल्ड फूड, कंट्रीब्यूटिंग टू देयर टेस्ट, टेक्सचर एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू। बढ़ते हैं आगे, फर्मेंटर्स क्या होते हैं, क्योंकि अगला टॉपिक हमारा होने वाला है इन इंडस्ट्रीज। हम कैसे इंडस्ट्रीज में माइक्रोब्स को यूज करते हैं, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम फर्मेंटर्स के बारे में जानें। तो फर्मेंटर्स जो होते हैं लार्ज वेसल्स होते हैं, जहां पे हम लोग लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर सकते हैं अपने किसी भी प्रोडक्ट का। फर्मेंटर्स ऑल्सो का फर्मेंटर्स, जस्ट स्पेलिंग का यहाँ पे फेरबदल हुआ है। अ लार्ज वेसल्स यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब्स on an industrial scale for the synthesis of various products valuable to human. These products include beverages and antibiotics. Beverage यानी कि drinks, और antibiotics यानी कि ऐसे substances जो हमारे बॉडी में जाते हैं और हमें पैथोजन से बचाते हैं। पैथोजेंस के अगेंस्ट में हम अपने बॉडीज में एंटीजेंस का प्रयोग करते हैं। की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, सबसे पहले लार्ज स्केल कल्टीवेशन पॉसिबल हो पाता है। माइक्रोबियल ग्रोथ में बहुत ही ज्यादा कारगर है, क्योंकि आप वहां पे उसी एनवायरनमेंट को क्रिएट करके देते हो जहां पे मैक्सिमम या ऑप्टिमल टेम्परेचर, ऑप्टिमल पीएच का यूज करके आप मैक्सिमम ग्रोथ दिखा पाते हो, किसका, माइक्रोब्स का। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, इंडस्ट्रीज में भी फर्मेंटर्स का यूज किया जाता है, जिससे कि आप एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसके साथ आप केमिकल्स और एंजाइम्स को भी बना सकते हैं। फर्मेंटेशन प्रोसेस, अगर प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन को हमें लार्ज स्केल पर कंडक्ट करवाना पड़ेगा तो हमें फर्मेंटर्स तो चाहिए ही होंगे।
पोस्ट फर्मेंटेशन प्रोसेसिंग, जब फर्मेंटेशन कंप्लीट हो जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसे रिफाइन करना पड़ेगा, हमें कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट को क्या करना पड़ेगा, अच्छे से पैकेज करना पड़ेगा। इन सभी में हम कहीं ना कहीं एग्जाम्पल्स को रीड करेंगे तो फर्मेंटर्स का बहुत बड़ा रोल आ जाता है। जितना बढ़िया फर्मेंटेशन होगा उतना ही बढ़िया आपका शेल्फ लाइफ हो जाएगा, किसका, अपने प्रोडक्ट का। आपके प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने में भी फर्मेंटर्स का अच्छा खासा रोल है। ये देखिए फर्मेंटर्स के डायग्राम दिए हुए आपके पास एनसीईआरटी में। ये एक प्लांट है, फर्मेंटेशन प्लांट, और ये है फर्मेंटर्स। ये वेसल जो है ये फर्मेंटर्स होते हैं। सिंपल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन में आप लोग क्या करते हो, आप स्टीम के मदद से, बेसिकली स्टीम के मदद से ही मैं मुझे कहना होगा कि आप लिक्विड कोई भी तरल को लेते हो, उसे हीट करते हो, तो अलग अलग टेम्परेचर, एट डिफरेंट टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर पे आपको अलग अलग वॉलेटाइल सब्सटेंसेस जो है वो प्यूरिफाई होकर निकलेंगे। किसी का बॉइलिंग पॉइंट नीचे होगा तो वो पहले स्टीम बन जाएगा, तो आप उसे अलग से निकाल लोगे, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा अलग अलग वॉलेटाइल सब्सटेंसेस जो है वो आपके पास कंडेंस होके आपके अलग अलग प्रोडक्ट वेसल्स में जाते रहेंगे। ये सिंपल डिस्टिलेशन का फॉर्म हमारे पास एक डेमोन्स्ट्रेशन है। बात करें माइक्रोब्स एंड फर्मेंटेड बेवरेजेस, तो यहाँ पे भी जो हमने बेकर्स ईस्ट पढ़ा था, सैक्रोमाइसिस सर्वेसिए, उसी का यूज करते हैं, पर इस समय इसे हम लोग कहेंगे ब्रूअर्स ईस्ट। क्या कहेंगे हम लोग इसको, ब्रूअर्स ईस्ट। ब्रूअर्स ईस्ट की मदद से आप लोग क्या करते हो, फर्मेंटेशन करवाते हो, किसके, अपने ब्रॉथ का। आपका ब्रॉथ फर्मेंट होगा, फर्मेंट होने के बाद आपके पास एक अल्कोहलिक प्रोडक्ट बन के निकल आएगा। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज लिखी हुई है कि विदाउट डिस्टिलेशन है विद डिस्टिलेशन। विदाउट डिस्टिलेशन आप कौन कौन से प्रोडक्ट कंज्यूम कर सकते हो, तो वाइन एंड बियर, ये दोनों ही आप विदाउट डिस्टिलेशन यूज करते हो। बात करें विद डिस्टिलेशन, ऐसे कौन से ड्रिंक्स है जिससे हम लोग डिस्टिल करते हैं, तो इसके एग्जांपल्स होते हैं विस्की। एग्जांपल्स अगर आप देखें इसके, तो विस्की, ब्रांडी और रम। विस्की, ब्रांडी और रम आप डिस्टिलेशन करके, उन चीजों को डिस्टिलेशन के प्रोसेस के द्वारा आगे बढ़ाते हुए ही हम कंज्यूम करते हैं। कौन कौन से तीन चीजें हम कह रहे हैं, विस्की, ब्रांडी एंड रम। इन तीनों का आप सेवन कैसे करते हो, डिस्टिलेशन के बाद। बात करें फर्मेंटेशन में आपके रॉ मटेरियल्स क्या क्या हो सकते हैं, रॉ मटेरियल्स हो सकते हैं आपके पास मॉल्टेड सीरियल्स। सीरियल्स हम लोग जो खाते हैं, जो आपके पास मूंगफली, ओट्स, ये सारी चीजें होती है, इन्हीं को फर्मेंट करने के बाद उनको, उनसे मॉल्ट हमें निकालना पड़ता है। उसी मॉल्ट को फर्मेंट करके हम क्या बनाते हैं, अल्कोहल। फ्रूट जूसेस, ग्रेप, ग्रेप सबसे कॉमन एक ब्रॉथ तैयार करता है जिससे हम लोग क्या बना पाते हैं, अल्कोहल को बना पाते हैं। बात करते हैं आगे, माइक्रोब्स एंड एंटीबॉडी प्रोडक्शन या एंटीबायोटिक प्रोडक्शन। तीन साइंटिस्ट के नाम आपको यहाँ पे अच्छे से याद रखने हैं। सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अर्नस्टीन और हॉवर्ड फ्लोरे। इन तीनों को ही नोबेल प्राइज मिला था। कब मिला था, 1945 में। 1945 में इन्हें क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। पेनिसिलिन का बहुत ज्यादा यूज किया गया था, कब, जब हमारे पास वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। हुआ क्या था असल में, और एंटीबायोटिक्स होते क्या है, तो हम कह रहे एंटीबायोटिक्स। एंटी मतलब अगेंस्ट और बायोटिक मतलब लाइफ, तो जो जीवन के अगेंस्ट में काम कर रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं, एंटीबायोटिक। पर आप कहोगे यार एंटीबायोटिक तो इंसान कंज्यूम करते हैं और इंसान की लाइफ इससे बढ़ती है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि भाई ये अगेंस्ट लाइफ है। तो हम कह रहे हैं हाँ बहुत ही बढ़िया सवाल है ये तो हम कहते हैं इस जगह पे कि भाई अगेंस्ट लाइफ तो है, पर किसके, पैथोजन के। So for pathogen, it is against life, and for human being, it is pro-life. एंटीबॉडीज का सिंपल मतलब यही हो गया कि जो पैथोजन को मारेगा और इंसानों की रक्षा करेगा। डिस्कवरी देखी जाए किस तरह से पेनिसिलिन जो है डिस्कवर हुआ था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब जो थे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे। किस पे कर रहे थे, स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया पे।
तो इस स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया पे जब एक्सपेरिमेंटेशन चल रही थी तो उन्होंने नोटिस किया कि जहां पे फंगल कॉलोनी थी वहां पे बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं कर पाया। रिसर्च के बाद पता चला कि ये कौन से फंगस थे। इन फंगस का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। फंगस का नाम क्या था? पेनिसिलियम नोटेटम, जिसके द्वारा हम क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं? पेनिसिलिन। पेनिसिलियम नोटेटम एक फंगाई है जिस फंगल कॉलोनी में हमने देखा कि उसके अराउंड जो है स्टेफाइलोकोकस ग्रो नहीं कर पा रहा। तो एक रफ स्केच मिला कि जहां ये फंगस का यूज कर लेंगे वहां पे क्या होगा? स्टेफाइलोकोकस ग्रो नहीं कर पाएगा। और इसी तरह से एंटीबॉडीज का जो क्या कह सकते हैं डिस्कवरी, एवोल्यूशन टुवर्ड्स एंटीबायोटिक्स जो हुआ वो यही से स्टार्ट हुआ। बीज यहीं पे बोया गया था एंटीबायोटिक्स का। कुछ ऐसे बीमारी जिसके लिए आज के समय पे हमारे पास एंटीबायोटिक्स प्रेजेंट है। तो कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं? सबसे पहले प्लेग। प्लेग चूहों ने फैलाया था, बहुत बड़ी महामारी हो गई थी। वूपिंग कफ, जिसे आप काला खांसी भी कहते हैं, काला खांसी। डिप्थेरिया, गलघोटू, डिप्थेरिया नहीं गलघोटू। और लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग, हिंदी नाम है इनके। तो ये सारी बीमारियां आज के दिन में ऐसी है जिसके लिए हमें एंटीबायोटिक मिलते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, माइक्रोब्स ग्रोन इन वेसल्स कॉल्ड फर्मेंटर्स। पहले ही हमने बात कर ली इसकी कि माइक्रोब्स आपके फर्मेंटर्स में ग्रो करते हैं। माइक्रोब्स को हम लोग लार्ज स्केल में फर्मेंटर्स में ग्रो करते हैं। अब आते हैं माइक्रोब्स इन केमिकल एंजाइम्स एंड बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले ये टेबुलेटेड फॉर्म है, आपके पास टेबुलेटेड फॉर्म यहाँ पे आपको दिख जा रही है। आपको यही फॉर्म पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना एग्जाम के लिए। कुछ केमिकल्स के नाम देखते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड। ये किस कौन बनाता है? फंगाई बनाता है। फंगाई का नाम क्या है? एस्परगिलस नाइजर। सिट्रिक एसिड आपको आमतौर पे नींबू जो होता है उसमें सिट्रिक एसिड आपको दिख जाता है। एसिटोबैक्टर एसिटाई, ये क्या बनाता है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड आपको विनेगर में मिल जाता है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम क्या बनाता है? ब्यूटाइरिक एसिड को बनाता है। किसको बनाता है? ब्यूटाइरिक एसिड को। लैक्टोबैसिलस पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग, किसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है? मिल्क प्रोडक्ट से कर्ड बनाता है। मिल्क से कर्ड बनाता है। तो ये देखिए लैक्टिक एसिड बनाता है क्या? कौन बनाता है लैक्टिक एसिड को? लैक्टोबैसिलस जो है यही लैक्टिक एसिड को बनाता है। सैक्रोमाइसिस सर्वेसिए, अभी पढ़ा था इसके बारे में हमने। ये इथेनॉल का प्रोडक्शन कर पाता है और तभी तो ब्रूअर्स इंडस्ट्री में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो इथेनॉल जो है कौन बना पाता है? सैक्रोमाइसिस सर्वेसिए। यही जो है ये इथेनॉल के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। कुछ एंजाइम्स के नाम देखते हैं। सबसे पहले लाइपेज। लाइपेज आपके फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो ये डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में हेल्प करता है। लाइपेसिस डिटर्जेंट के फॉर्मुलेशन में हेल्प करता है। और यूज क्या है देखिए भाई, ऑयली स्टेन्स को हटाता है, लॉन्ड्री पर्पस में काम में आता है। तो ऑयली स्टेन्स यानी ऑयल है, फैट को कौन हमारे पास यहाँ पे डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा? लाइपेजेस। पेक्टिनेज प्रोटीएजेस। पेक्टिनेज प्रोटीएजेस ये सारे क्या है? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है। तो आपके फ्रूट जूसेस में, जो घर पे आप फ्रूट जूस बनाते हो उसमें थोड़े बहुत फाइबर्स आ जाते हैं। कभी बनाना घर पे मैंगो का जूस, अब जब उसे मिक्सी में पीसोगे उस पल्प को, तो आपके पास फाइबर्स निकल के आएंगे। इन फाइबर्स को अगर आप खाते हो तो आपको एक रफ टेक्सचर मिलता है। खराब नहीं है पर एक टेक्सचर जो है रफ मिलता है। तो इसी रफ टेक्सचर को स्मूथ करने के लिए फैक्ट्रीज में या जो बड़े जूस प्रोडक्शन हाउसेज है ये क्या करते हैं? ये पेक्टिनेजेस का यूज करते हैं, ये प्रोटीजेस का यूज करते हैं और इन्हीं फाइबर्स को डाइजेस्ट कर देते हैं, जिससे एक स्मूथ टेक्सचर मिलता है हमें फ्रूट जूसेस का। तो फ्रूट जूस क्लैरिफिकेशन में। पर क्या बाहर के फ्रूट जूस और घर पे बने हुए फ्रूट जूस में कोई फर्क नहीं है? नहीं, बहुत ज़्यादा फर्क है। बाहर आपको एडेड शुगर मिलेंगे। बाहर के जो फ्रूट जूसेस है उनमें कलर्स का भी इस्तेमाल होता है। और एक सेफर साइड के लिए आपको बता दूं कि कलर्स जो यूज़ होते हैं वो उतने अच्छे नहीं होते हैं आपके कंजप्शन के लिए। तो अगर आप ज़्यादा मात्रा में इन जूसेस को कंज्यूम करते हो, आपको सबसे पहले तो शुगर से बहुत बड़ा
जो प्रॉब्लम शुगर क्रिएट करता है आपकी बॉडी में वो तो होंगे ही होंगे, साथ में कलर्स का खुद का भी टॉक्सिक इफेक्ट आपकी बॉडी को झेलना पड़ेगा। तो जितना हो सके आप इसे अवॉइड करिए। इन अ वाइल ये सब चीज़ें कंज्यूम करना इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, बॉडी इतना केपेबल है कि सस्टेन कर लेगा, बट रेगुलर कंजप्शन इज रियली बैड। तो रेगुलर कंजप्शन से बचिए, कभी कभार चलता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्लॉट बस्टर्स, स्ट्रेप्टोकाइनेज क्लॉट बस्टर्स है, जहाँ पे भी ब्लड क्लॉटिंग होगा आपके बॉडी में, वहां पे स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या करेगा, इन क्लॉट्स को साफ करेगा, ब्लड के रनिंग को स्मूथ कराएगा, सर्कुलेशन को बढ़ावा देगा। तो प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोकॉकस, जेनेटिकली इंजीनियर, आपने स्ट्रेप्टोकॉकस को जेनेटिकली इंजीनियर किया है। आप पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, जहाँ पे आप लोग ऑर्गेनिजम्स को मॉडिफाई करते हैं फॉर ह्यूमन वेलफेयर। Used to treat myocardial infarction by dissolving the blood clot. Myocardial infarction जहाँ पे आपके हार्ट वॉल्स में ब्लड सप्लाई रुक जाती है, why? Because of blockages या clottings। तो इन्हीं क्लॉट्स को साफ करने के लिए आप किसका यूज करते हो, स्ट्रेप्टोकाइनेज का। नेक्स्ट, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल, सबसे पहले साइक्लोस्पोरिन ए, कौन बनाता है इसे, तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, कौन बनाता है इसे, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, जो कि क्या है, एक फंगस है। ये क्या है, ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है। मोस्टली जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होने वाला है, आपके इम्यूनिटी को, आपके इम्यून सिस्टम को थोड़े देर के लिए हम लोग उसके फंक्शनिंग को कम करते हैं, जिससे कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट सक्सेसफुली हो पाए। अदरवाइज एंटीबॉडीज जो है एंटीजन को डिटेक्ट करेंगे, उनके अगेंस्ट में काम करेंगे, और आपका जो पूरा ट्रीटमेंट था वो फेल हो जाएगा। बॉडी बहुत जल्दी ग्राफ्ट रिजेक्शन कर देगा। तो जिससे ये ना हो, उसी के चलते हम क्या करते हैं, उसी के चलते हम लोग साइक्लोस्पोरिन ए या इसी तरीके के बहुत सारे इम्यूनोसप्रेसेंट आते हैं, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, स्टेटिन्स। स्टेटिन्स क्या होते हैं, पहले तो आप देख लीजिए, ईस्ट से बनता है मैनस परप्यूरियस, मैनस परप्यूरियस। स्टेटिन्स, जैसे आपको एक दवाई के नाम बताता हूं मैं, रोसुवास्टेटिन, एट्रोवास्टेटिन। क्या करता है, ये कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां है। तो कोलेस्ट्रॉल को जब कंट्रोल करना हो बॉडी में, तो हम इस्तेमाल किसका करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं स्टेटिन कंपाउंड्स का। कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा, आपका हार्ट हेल्थ ठीक रहेगा। तो कोलेस्ट्रॉल शुड बी चेक्ड। हमारे पास दो टाइप के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक हाई डेंसिटी, एक लो डेंसिटी, आपने पढ़ा होगा इनके बारे में बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में, यहाँ उसका डिस्कशन नहीं करते हैं, और हम सीधा बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ये थ्योरी दी गई है आपके पास, आप थ्योरी पढ़ सकते हैं, पढ़ना बहुत जरूरी है, पर मैं आपको एक सिंप्लीफिकेशन या सिंप्लीफाइड वे ऑफ स्टडिंग दिस पर्टिकुलर यूनिट दिखाता हूं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज को साफ करना, जो गंदगी फैली है, जो कूड़ा फैला है, उसे साफ भी तो करना है। तो दो स्टेजेस में सफाई होगी, पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट होगी और उसके बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट होगी। पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट होगी और फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट होगी। प्राइमरी ट्रीटमेंट में आप क्या करेंगे, तो सबसे सिंपलेस्ट काम होगा यहाँ पे सेडिमेंटेशन, बड़े बड़े कंकड़ वंकड़ को चुन के फेंकना। दूसरा काम क्या होता है यहाँ पे, या उसके पहले जो काम होता है सेडिमेंटेशन के पहले काम होगा, क्या काम होने वाला है, हम कहेंगे सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन होगा। बड़े से छोटे मॉलिक्यूल जिसको आप फिल्टर आउट कर सके, वैसे सब्सटेंसेस को आप फिल्टर आउट करना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे एक तो फिल्ट्रेशन होगा और दूसरा सेडिमेंटेशन होगा। और जो लिक्विड अब बाहर निकलेगा उसे हम कहते हैं इफ्लुएंट। जो बाहर निकलेगा उसे हम क्या कहेंगे, इफ्लुएंट कहेंगे। सबसे पहले क्या होने वाला है यहाँ पे, हम कह रहे हैं कि फिजिकली आप रिमूव करने वाले हो कंकड़ को, पत्थर को, जो भी आपको मिल जाए। सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन होंगे, जिससे कि आप अनवांटेड अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस को बाहर निकाल पाओ। सेडिमेंटेशन किया जाएगा, जिससे कि जो सेडिमेंट्स है वो सारे के सारे नीचे सेटल डाउन हो गए, और आपको सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड स्टेट में जो केमिकल बचा हुआ है वही मिलेगा। और वही फ्लूइड स्टेट ऑफ वाटर या फ्लूइड स्टेट ऑफ केमिकल जो है आगे बढ़ेगा कहाँ पे, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। जो प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जो हमारे पास वेस्ट बच जाता है उसे हम कहते हैं प्राइमरी स्लज, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी स्लज। सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ये देखिए किसी तरह से एक डायग्राम हमने यहाँ पे बनाया है, और इसी डायग्राम में आप देखिए वेस्ट आया अलग अलग सोर्सेज से, ये चला गया प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए।
प्राइमरी ट्रीटमेंट हुआ तो आपके पास क्या निकल के आया, देखिए बाहर इफ्लुएंट निकल के आ गया, और यही इफ्लुएंट जो है अब गया है किसके लिए, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। सेकेंडरी ट्रीटमेंट 3 भागों में होगा, एडेशन टैंक में, फिर सेटलिंग टैंक में, और लास्टली एनाएरोबिक चेंबर्स होते हैं या फिर स्लज डाइजेस्टर होते हैं जहां पे हम बायोगैस का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले एरेशन टैंक में जब ये फ्लूइड आता है, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा है, वो बायो ऑर्गेनिजम्स है हमारे पास, ये बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है ये भी ज़्यादा होने वाली है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का अर्थ ये है कि आपके ऑर्गेनिक मैटर जो है इस सॉल्वेंट में बहुत ज़्यादा मौजूद है। जितने ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स होंगे उतने ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होगी। तो जितना कम वेस्ट, जितना कम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उतना कम बीओडी। तो ज्यादा बीओडी मतलब पानी की अवस्था खराब है। तो जब एरेशन टैंक में ये वेस्ट आता है तो इसमें वही होता है, इसका बीओडी बहुत ज्यादा होता है। हमारा उद्देश्य है कि इसके बीओडी को कम कर दिया जाए, और यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे हम लोग एयर को सप्लाई करेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, जिससे कि बैक्टीरिया क्या करेंगे, सारे के सारे जो हमारे पास वेस्ट में मौजूद ऑर्गेनिक चीजें हैं उन्हें डाइजेस्ट करेंगे और कहीं ना कहीं बीओडी को कम करेंगे। इसी दौरान फ्लॉक्स का फॉर्मेशन होता है। फ्लॉक्स होता क्या है, बैक्टीरिया का मास ऑन फंगल फिलामेंट, मासेस ऑफ बैक्टीरिया ऑन फंगल फिलामेंट। ये हमारे पास पानी में बन के आता है, झाग जैसा आपके पास स्टेट दिखेगा उस पानी में, ये झाग जो है इसे हम फ्लॉक कह रहे हैं। तो फ्लॉक जो है इफ्लुएंट के साथ अब आगे बढ़ जाएगा, कहाँ पे, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अगले फेज में, जिसे हम कहते हैं सेटलिंग टैंक। इसी सेटलिंग टैंक में क्या होगा, ये देखिए, सेटलिंग टैंक में ये जो इफ्लुएंट विद फ्लॉक है ये सेटल डाउन कर जाएगा और ये क्या बन जाएगा, एक्टिवेटेड स्लज बनेगा, और जो रिमेनिंग पानी है उसे हम सीधा नेचुरल वाटर बॉडीज में डाल देंगे। अब इसी सेटलिंग टैंक में जो एक्टिवेटेड स्लज बना है किसके द्वारा, फ्लॉक्स के द्वारा, उसका कुछ हिस्सा हम वापस से एरेशन टैंक में भेज देंगे एज इनोक्यूलम। इनोक्यूलम का अर्थ जोड़न। अगर आप घर पे दही जमाते हो तो आपको पता होगा थोड़ा सा दही हम लोग उस दूध में घोल देते हैं पहले ही, इसे ही कहते हैं जोड़न, स्टार्टर, इसी से स्टार्ट होगा रिएक्शन। तो इनोक्यूलम यही करवाता है, ये इसी कंसंट्रेशन इसी फॉर्म को वहां पे हम लोग भेज देते हैं, कहाँ पे, एरेशन टैंक पे, जिससे कि नेक्स्ट बैच को पता रहे कि एक्चुअल में हमें जो कंसंट्रेशन चाहिए वो किस पैमाने पे चाहिए, किस मेजरमेंट में चाहिए। जो एक्टिवेटेड स्लज बना है क्योंकि वो ऑर्गेनिक है, तो कहीं ना कहीं अगर उसे हम डिकम्पोज करते हैं तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है कि हम बायोगैस बना पाए। बायोगैस कंटेन्स H2S, CH3, CH4, माफ करिएगा, मीथेन सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये बायोगैस का, और CO2। तो 3-4 तरीके के गैस जो मिलते हैं यही मिक्सचर हमें मिल जाता है, इसे हम यूज करते हैं फॉर फ्यूल पर्पसेस। और ये प्रोसेस हो कहाँ पे रहा है, एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में। तो 3 भागों में काम हुआ, सबसे पहले एरेशन टैंक आया, फिर सेटलिंग टैंक आया, और लास्ट में एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर हुआ। इन 3 चरणों में काम होता है और कहीं ना कहीं यही होता है एसटीपी का प्रिंसिपल। बायोगैस प्रोडक्शन में यहाँ पे पहले तो फुल फॉर्म्स दो याद रखिए, फिर बायोगैस के प्रोडक्शन को वापस से समझते हैं। यहाँ पे बेसिकली पिछले चरण में हमने पानी में जो वेस्ट थे उनके मदद से हमने बायोगैस को बनाया। इस चरण में हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारे पास जो काउडंक होते हैं, जो ऑर्गेनिक वेस्ट आपके घर पे होते हैं, उन सब का इस्तेमाल करके किस तरह से हम लोग बायोगैस को जनरेट कर सकते हैं। 2 इंडियन इंस्टीट्यूट्स के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हमारे पास है IARI, और खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC। ये दोनों है टेक्नोलॉजी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, माफ करिएगा, जो टेक्नोलॉजी है हमारे पास बायोगैस प्रोडक्शन के लिए, वो इन्हीं ने कहीं ना कहीं डेवलप किया है। किसने किसने, IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। दूसरा कौन है हमारे पास, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC। इन दोनों ने ही मिलकर हमारे पास कहीं ना कहीं इस टेक्निक को डेवलप किया है। बायोगैस प्रोडक्शन में देखिए, मिथेनोजेंस, ऐसे बैक्टीरिया जो कि मीथेन गैस को प्रोड्यूस करके आपको दे पाए। एनारोबिक कंडीशन चाहिए आपको, हवा यहाँ पे नहीं चाहिए, एयर नहीं चाहिए, हम बिना एयर के इस रेस्पिरेशन को आगे बढ़ाएंगे जिससे कि हमारे पास एनारोबिक कंडीशन में मीथेन गैस डेवलप हो पाए।
सेलुलोज को तोड़ना है, मूल उद्देश्य इस सेलुलोज को तोड़ा जाए जिससे कि कहीं ना कहीं CH4 के कंपोनेंट्स बाहर आ पाए। बायोगैस प्लांट तो आपको बनाने ही पड़ेंगे तभी तो ये काम हो पाएगा। और रूरल एप्लीकेशन, जो गांव के एरियाज है उन जगहों पे इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। कुछ इस तरीके का दिखता है हमारा बायोगैस प्लांट। यहाँ पे आप डंग और वाटर, काउ डंग, वाटर, इन सबको डालेंगे, स्लरी को डालेंगे। ये स्लरी यहाँ पे आगे आएगी डाइजेस्टर में। यहाँ पे हवा बिल्कुल भी नहीं है तो डाइजेशन होगा और कहीं ना कहीं गैसेस जो है, ये जो गैसेस दिख रहे हैं आपको CH4, CO2, ये गैसेस प्रोड्यूस होंगे। जैसे ही गैसेस यहाँ भरना स्टार्ट करेगा, इसका जो वेट है ये ऊपर की तरफ पुश होगा। यहाँ जब गैसेस भरेंगे तो ये राइज करेगा, जब गैसेस भरेंगे तो ये टोटल चीज जो है ये राइज करेगा। ये राइज करते करते यहाँ से यहाँ गिरेगा। ये स्लज जो है ये खेतों में भी यूज किया जाता है। ये स्लज को हम लोग खेतों में एज मन्यूर यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए एक ही साथ कितना काम हो गया। आपने डंग को लिया, आपने यहाँ पे बायोगैस भी बना दिया और कहीं ना कहीं मैन्योर्स भी बना दिए। तो एक ही प्रोसेस के कई ज्यादा फायदे हमें दिखते हैं। माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, आइए पढ़ते हैं इनके बारे में। सबसे पहले बीटी, बैसिलस थ्रिंजेंसिस। तो कहानी इस तरह की होती है कि हमारे पास कॉटन के प्लांट में बैसिलस थ्रिंजेंसिस जो होता है इसे हम इंटीग्रेट करते हैं। ये बीटी क्या करता है, जब कोई भी कीड़ा आके कॉटन को अंदर से खोखला कर देता है, कॉटन के पॉड्स होते थे उसके अंदर कॉटन रहते, उस कॉटन को ये कीड़े खा जाते थे। अब जब कॉटन में इंटीग्रेट हो चुका है ये बैक्टीरिया, तो जैसे ही ये कीड़ा कॉटन खाता है, ये बैसिलस थ्रिंजेंसिस जो होता है ये उस बैक्टीरिया, ये उस पेस्ट के, ये उस कीड़े के गट में जाता है। उसका गट अल्कलाइन होता है तो अल्कलाइन मीडियम में एक्टिवेट हो जाता है, उसके गट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है और इस तरह से वो कीड़ा जो है मर जाता है। कीड़ा मर गया, आपका जो कॉटन पॉड है, कॉटन का जो प्लांट है वो सी। तो इसी तरह से बीटी कॉटन होते हैं, बीटी ब्रिंजल होते हैं, बीटी टमाटो होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जहाँ पे हमने बीटी कॉटन, माफ करिएगा, बैसिलस थ्रिंजेंसिस को इंटीग्रेट किया है और एक हाइब्रिडाइज सेट ऑफ प्लांट हमने निकाल के लाया है जो कि इन्फेक्शन या फिर उस पेस्ट के अगेंस्ट में बहुत ज्यादा कारीगर है। बात करें अगला, ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा जो है ये फंगस है, ये फंगस है जो रूट इकोसिस्टम में पाया जाता है। ट्राइकोडर्मा क्या है, एक फंगस है जो रूट इकोसिस्टम में पाया जाता है और इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग वेरियस प्लांट पैथोजन। ये इफेक्टिव होता है कंट्रोल करने में किसको, वेरियस प्लांट पैथोजेंस को। बक्यूलोवायरस, बैक्यूलोवायरस जो है इसमें हम लोग स्पेसिफिक जीनस इसके में पढ़ते हैं, वो क्या है, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रॉन वायरस, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रॉन वायरसेस। और ये क्या है, बायो कंट्रोल एजेंट है जो कि एग्जिबिट करता है नैरो स्पेक्ट्रम ऑफ इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटीज। छोटा ही स्पेक्ट्रम है इसका वर्क करने का, कुछ लिमिटेड कीड़े मकोड़ों को मार पाता है, नैरो स्पेक्ट्रम में काम करता है पर हाईली इफेक्टिव रहा है। न्यूक्लियो पॉलीहेड्रॉन वायरस जो है ये हाईली इफेक्टिव रहा है इन कंट्रोलिंग द पेस्ट ऑफ दिस नैरो स्पेक्ट्रम। वायरस का नाम बैक्यूलो वायरस, कौन से जीनस से बिलोंग करते हैं, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रॉन। ऑर्गेनिजम्स जैसे कि लेडी बर्ड हो गया, ये किसको खाता है, ये एफिड्स को खा लेता है, हेल्प करता है कंट्रोलिंग एफिड पॉपुलेशन। ड्रैगन फ्लाई ये मच्छरों को कम करता है। तो देखिए बहुत ही कॉमन है ये सब चीजें, पर हमें पता नहीं था इनका उपयोग क्या क्या है। ड्रैगन फ्लाई तो भाई बचपन में लोग पकड़ते थे और कपड़ों में से टांग लेते थे, तो देखो कितने कूल दिख रहे हैं हम। और बताइए हमारे इस कूल बनने में जो ऑर्गेनिज्म हमें हेल्प कर रहा था उसका बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस कितना ज़्यादा है कि वो मच्छर के पॉपुलेशन को कंट्रोल कर पाता है। इसी के साथ आखिरी सेक्शन इस चैप्टर का जो है हम वहां पहुंच चुके हैं, माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है जो किस काम में आता है, जो रूट नोड्यूल्स में पाए जाते हैं और फिक्सेशन करता है किसका, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का।
आपने अगर नाइट्रोजन साइकिल पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि नाइट्रेट्स के फॉर्म में प्लांट जो है वो नाइट्रोजन को अपटेक करता है। जो इनटेकिंग ऑफ नाइट्रोजन है वो किसके फॉर्म में होता है, NO3 नाइट्रेट के फॉर्म में होता है। तो इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया। कहाँ पे मिलते हैं, रूट नोड्यूल पे मिल जाते हैं। इसी तरह और दो बैक्टीरिया के नाम दिए हुए, एजोस्पाइरिलम, एजोटोबैक्टर, अगेन नाइट्रोजन फिक्सेशन। कुछ फंगाई, फंगस अगर रूट के नोड्यूल्स के साथ अगर रिलेशनशिप बनाते हैं तो हम लोग कहते हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या करता है, अब्सॉर्ब करता है फॉस्फोरस को फ्रॉम द सॉइल एंड ट्रांसफर्स इट टू द प्लांट। फंगस के जीनस का नाम क्या है, ग्लोमस। कौन सा फंगस यूज करेंगे हम लोग, ग्लोमस जीन के फंगस को यूज करते हैं बेसिकली यहाँ पे। देखिए माइक्रोराइजल एसोसिएशन जो दिया है हमने पहले ही बता दिया। ये करता क्या है, दे प्रोवाइड अदर बेनिफिट्स ऑफ प्लांट। क्या क्या, सबसे पहले रेजिस्टेंस टू रूट बॉन्ड पैथोजेंस, रूट बॉन्ड पैथोजन से रेजिस्टेंस देता है। इंप्रूव्स टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्रॉट, सूखा जो पड़ जाता है, सूखा पड़ जाना, आपके सॉइल में नमक का कंटेंट अगर बढ़ जाता है, इन सभी चीजों से राहत भी कौन देता है, ये रिलेशनशिप हमें दे पाता है। इस रिलेशनशिप का नाम क्या है, माइक्रोराइजल रिलेशनशिप। ओवरऑल इनहांसमेंट ऑफ द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। द फंगाई बेनिफिट फ्रॉम द रिलेशनशिप बाय ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द प्लांट। फंगाई को क्या मदद मिल रही है, वो तो प्लांट को ये सब दे रहा है, बदले में फंगाई प्लांट से खाना ले रहा है, अपने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। कैसे, प्लांट से लेके। लास्ट, साइनोबैक्टीरिया। तीन साइनोबैक्टीरिया के एग्जांपल हमारे पास है, नॉस्टॉक, एनावीना और ऑसिलेटोरिया। ये सब भी क्या करते हैं, ये भी हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। आपने पढ़ा होगा हेटेरोसिस के बारे में, दे आर द सेल्स व्हिच हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन इन साइनोबैक्टीरिया। और इसी डिटेल के साथ ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। करीबन आधे घंटे या पौने घंटे के अंदर हम इस चैप्टर को खत्म किया है। और इस चैप्टर में जितने भी एस्पेक्ट्स हैं हमने ओवरव्यू कर लिया है सबके बारे में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन डिटेल हमने पढ़ा है, हमने जस्ट एक ओवरव्यू किया है। पर इसी ओवरव्यू से अगर आप इन नोट्स को रिवाइज करते रहेंगे, आपको बोर्ड्स के एग्जाम में बढ़िया नंबर मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसी के साथ थैंक यू मेरी पहली वीडियो को देखने के लिए। पहली वीडियो इन द सेंस फेस रिवील के साथ ये पहली वीडियो है मेरी। आगे की वीडियोस में कंटेंट और इम्प्रूव होगा। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो आप प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एज यूजुअल। और ये जो पीडीएफ है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जाइए वहाँ पे एक बार देखिए कैसा लगता है, कमेंट पे बताइए कि क्या चीज़ें सुधार कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। आशा है कि समझ में आया होगा आप बच्चों को। और जितना हो सके शेयर करिएगा, क्योंकि आपके शेयर करने से ही चैनल का ग्रोथ होगा। चैनल का ग्रोथ होगा तो ऑटोमेटिकली जो कंटेंट है वो बेटरमेंट की तरफ ही जाएगा। थैंक यू फॉर बीइंग अ ग्रेट लिसनर। थैंक्स अ लॉट।